हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग निमी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ है। इसके बाद में इसी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन फॉर चारों जो सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर की 4 पीडीएफ्स हैं और क्वेश्चन 1 बाय 1 सीक्वेंस से 4 की 4 पीडीएफ सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? देखिए, ये सेफ्टी साइंस है। ये सेफ्टी साइंस का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हम चारों ऑप्शंस को लेके देखेंगे। वार्निंग साइन क्या होता है? चेतावनी चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले वार्निंग साइंस का जो इसका जो आकृति होगा वो त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, इसमें इसकी साइंस की जो आकृति होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है अंदर से, अंदर जो इसका ये वाला आकार होगा ये येलो होगा। ठीक है ना, ये पृष्ठभूमि, इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा ये येलो होगा। ठीक है, देखिए ये येलो येलो आकृति की होगी और इसके ऊपर कोई भी सिंबल्स जो बना होगा वार्निंग साइंस, वो बना होगा काले रंग से। ठीक है, देखिए जैसे मैं रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक का सिंबल बना के आपको दिखाऊंगा इस तरीके से बना होगा। ठीक है, तो जो वार्निंग साइंस होते हैं इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, पृष्ठभूमि येलो कलर की होती है, आपको बता दिया है, और इसके ऊपर काले रंग से आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये चिन्ह किस आकृति के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? काले रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आपसे पूछता है वार्निंग साइन का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? येलो, और उसमें के ऊपर सिंबल कैसे रंग के का बनाया जाता है? ब्लैक रंग का। ठीक है, और ये जो वार्निंग साइन है ये चेतावनी देते हैं, जैसे आग का खतरा, आग लगने का भय हो, या इलेक्ट्रिकल शॉक हो, या कोई विषैला पदार्थ हो, विस्फोटक पदार्थ हो, इन सारी चीज़ों से जो खतरा होता है उस खतरे को दर्शाने के लिए अलग अलग हम सिंबल बना करके वार्निंग साइन से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से साइंस हो सकते हैं। कुछ मैं आपको साइंस बताता हूँ जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के उससे। ये इस तरीके का ट्रायंगुलर्स में, ये आईटीआई में पहले भी बहुत बार आ चुका है। कलर मैंने आपको बता दिया है, बस आप उसको नोट करिएगा। इसका बैकग्राउंड कलर पीला होता है और जो सिंबल होगा वो ब्लैक से बनाया जाएगा। तो ये है लेजर बीम का। ये पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, लेजर बीम्स का इस तरीके से ट्रायंगुलर होगा और उसके बीच में इस तरीके से सूरज की तरह एक सिंबल्स बना होगा। ठीक है, और एक सिंबल्स और आता है इसी तरह, देखते हैं। यहाँ पे बना के देख, इस तरीके का आपने जो खतरे का सिंबल्स में देखा होगा, इस तरीके में एक सिंबल्स और आता है। ठीक है, ये है टॉक्सिक हजार्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल थे जो आपको मैंने वार्निंग साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मैंडेटरी साइंस। मैंडेटरी साइंस में क्या आएगा? जो आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, मैंडेटरी साइंस में देखो, ये कारीगर और सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। इसके द्वारा क्या होगा? कारीगरों को जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनको एक तरीके से सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि ये काम करना आवश्यक है। ये संकेत पीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अब मैंडेटरी साइन का आकार कैसा होगा देखते हैं। यहाँ पर ले चलते हैं इसको। मैंडेटरी साइंस का आकार होगा गोलाकार।
ये गोल आकृति में बनाए जाएंगे, ठीक है। और देखिए वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं, और इसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी वो यहाँ पर बिल्कुल डार्क में ब्लू रहेगा पूरा, ये पृष्ठभूमि इसकी ब्लू रहेगी, ठीक है। और इसके ऊपर से ये वाइट कलर से ये आकृति बनाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको जूता पहनना है, सेफ्टी शूज़ पहनना है, वीआर प्रोटेक्शन पर सेफ्टी शूज़ पहनना है, तो यहाँ पर एक जूते का सिंबल इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो वीआर प्रोटेक्शन में आपको जो अनिवार्य चिन्ह है, मैंडेटरी चिन्ह है, उस पर क्या होता है देखिए, उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो नीले कलर का रहेगा, नीली पृष्ठभूमि रहेगी, और उसके ऊपर वाइट कलर के वृत्त से चिन्ह बनाया जाता है ये, ठीक है। कुछ अनिवार्य अथवा आदेशात्मक चिन्ह जैसे हेलमेट और जूते, दस्ताने या रेस्पिरेशंस में काम आने वाले इन चीज़ों को पहनने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वो मैंडेटरी साइंस के अंदर दिए जाते हैं। क्लियर है। इसमें आपको एक दस्ताने का जो वियर हैंड प्रोटेक्शंस में आता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ था, देखते हैं इसको। अच्छा हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया, इसमें वियर प्रोटेक्शंस में आता है ये किस, ठीक है। उसमें आकृति बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हाथ इस तरीके से उंगलियां बनी होंगी, ठीक है। तो ये हैंड प्रोटेक्शंस में आता है, वियर हैंड प्रोटेक्शन जहाँ पर लिखा होगा, या वियर हैंड प्रोटेक्शन जहाँ पर आपको चिन्ह दर्शाना होगा, तो वहाँ पर इस तरीके की आकृति बनी होगी। तो अनिवार्य चिन्ह का जो बैकग्राउंड रहता है वो नीला रहता है, और नीले के बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर से साइन बना रहता है। ये आप लोग नोट करते रहिएगा क्वेश्चन के साथ साथ, तभी आपको, मैं सीधे आंसर में टिक लगा के आपको बता दूंगा तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से हम डीपली हर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सी बार थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला है निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। निषेधात्मक चिन्ह में इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं विशेष प्रकार के कार्य करने को मना करने के लिए। जैसे किसी काम को मना करने के लिए हम कुछ साइन से डिनोट करना चाहते हैं तो वहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो है नो स्मोकिंग का। देखो कई जगह पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्मोकिंग करने से आग लग सकती है, तो वहाँ पर हम नो स्मोकिंग का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसकी आकृति भी वृत्ताकारी होती है, ये भी एक गोल सर्किल में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये काम को करने से मनाही करते हैं। और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, वाइट। इसका जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लू था, सॉरी इसका बैकग्राउंड येलो था, और ठीक है उसके बाद मैंडेटरी का ब्लू था, तो इसका बैकग्राउंड वाइट रहता है, ठीक है ना। ये वाइट बैकग्राउंड्स के ऊपर बनाया जाता है। और बैकग्राउंड वाइट रहेगा और आकृति कैसी रहेगी, इस पर आकृति कैसे किस कलर की थी, ब्लैक कलर की, ठीक है। और तो जो निषेधात्मक चिन्ह रहते हैं उस पर भी आकृति ब्लैक कलर की ही रहती है। इस तरीके से आपको एक फायर का चिन्ह बना हुआ मिलेगा, और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो, ठीक है ना, बैकग्राउंड वाइट रहेगा, वाइट के ऊपर से ब्लैक का साइन बना होगा। तो ये था निषेधात्मक चिन्ह। अब लास्ट में आता है जो क्वेश्चंस पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ही भी यही है, इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, देखिए ये जो सूचनात्मक चिन्ह होगा आपको दिख रहा है, इसका आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी, ठीक है। ये पूरा एक वर्ग के आकार का होगा, ठीक है। और इसके ऊपर अभी ब्लैक एंड वाइट पीडीएफ है, इसलिए ब्लैक में और वाइट में ही बना हुआ है। तो ये वर्गाकार होता है, और जो हरे रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो अंदर का जो भाग होगा, अंदर वाला भाग ग्रीन होगा, लिख देता हूँ मैं इसमें, बैकग्राउंड इसका ग्रीन होता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ग्रीन्स रहेगा, और जो साइन बनाया होगा, जैसे हमने इस पर सफ़ेद कलर से बनाया था, तो इसके ऊपर भी ये वाइट कलर से ही, ग्रीन बैकग्राउंड पे वाइट कलर से ही साइन
बनाया जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन साइन के बारे में पूछा हुआ है। ये इसी तरीके से किसी भी साइन का बैकग्राउंड कलर पूछ सकता है या जो सिंबल है उसका कलर पूछ सकता है, ठीक है। ये थे कुछ सेफ्टी साइन जो इलेक्ट्रिशियंस को या किसी भी फिटर को, इलेक्ट्रिशियन को सुरक्षा के साथ कार्य करने के लिए बताए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे चिन्हों का पालन करना एक अच्छे इलेक्ट्रिशियंस के लिए, गुड कारीगर्स के लिए अनिवार्य हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्मूथरिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फायर? स्मूथरिंग्स ये वर्ड है, इसको देखिए, ये वर्ड है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग्स क्या होता है, ठीक है। स्मूथरिंग्स बोलते हैं, जैसे फायर है, अगर फायर्स इसमें हमको एक, ठीक है ना, इसमें हमको फायर में जो यहाँ पर देखते हैं, अगर कहीं पर भी आग लग रही है तो आग लगने के लिए, आग के लिए, फायर के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो, एक हीट, ऑक्सीजन और हीट, ऑक्सीजन और हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। देखिए, हीट, ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा, ठीक है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल्स, 3 चीज़ों का, अगर इस तीनों चीज़ों में से हमको एक चीज़ भी नहीं होगा तो आग नहीं लग पाती है, ठीक है। आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। अब इसमें से अगर आप इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, ऑक्सीजन अगर किसी फायर में लगने से आप रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से एक चीज़ रिमूव करते हैं, या कहीं पर आग लग चुकी है, उस लगी हुई आग में से आप ऑक्सीजन हटा करके फायर को बुझाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और स्मूथरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा ऑप्शन, आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक है। कहीं पे भी आग लगी हुई है, आप उसमें ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, कभी गैस के सिलेंडर में अगर आग लग जाए, ठीक है, गैस के सिलेंडर में अगर यहाँ पर कभी आग लग जाती है, ठीक है ना, तो इस रेगुलेटर पर जो आग लग रही है यहाँ पर, यहाँ से गैस निकलती है, तो यहीं पर अगर आग लगी है और आप इसको किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर देते हैं, और इसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जो बाहर इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है वो इसको मिलना बंद होता है, और ये पूरा तरीके से अच्छे से कवर हो जाता है, चाहे आप इसको बाल्टी से कवर करो या किसी कंबल से कवर कर दो। तो ये कवर होने के बाद ऑक्सीजन जैसे इसके अंदर ख़त्म होती है तो आग बुझ जाती है। तो ये प्रोसेस पूरा स्मूथरिंग कहलाता है। किसी भी फायर से ऑक्सीजन को रिमूव करने का प्रोसेस एक स्मूथरिंग कहलाता है। अगला पूछ रहा है विच इज द फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड्स में आएगा वाइब्रेशंस, ठीक है। फिजिकल हजार्ड में कौन सा आएगा? वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये फिजिकल हजार्ड्स जो वर्ड आया हुआ है ये कहाँ से है, ठीक है, ये ठीक है ना। इसको देखते हैं, ये सेफ्टी से वाले चैप्टर से ही है, तो ये आता है ऑक्यूपेशन हजार्ड के अंदर, ठीक है। ये फिजिकल हजार्ड सारे, ये फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड्स एंड साइकोलॉजिकल्स, और ठीक है, ये सारी चीज़ें जो खतरे होते हैं व्यवसायिक खतरे के अंदर ही, भौतिक खतरे, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे या शारीरिक खतरे, ये सब कुछ आते हैं। तो एक तो ये है कंपन जो फिजिकल्स में आएगा, और दूसरा, ठीक है ना, मैं आपको 1 बाय 1 करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल्स में कितने हजार्ड्स आते हैं। सबसे पहले शोर, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन दे दे, उस टाइम से ऐसा हो रहा है कि डीजीटी ने जो क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही में आ जा रहा है, लेकिन आपको इससे से अपना एक
गैस करके चलना होगा कि क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल्स में हजार्ड्स में क्या आएगा देखो, फर्स्ट शोर एक, दूसरा मौसम्स का जो गर्म या ठंडा जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, गर्म या ठंडे से जो आपको काम करने में, अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इससे भी आपको काम करने में दिक्कत होती है, तो ये भी व्यावसायिक खतरे में ही आता है। ठीक है, स्ट्रेस, इसमें गर्म या ठंडा स्ट्रेस लिख सकते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, इसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है। ठीक है, फिर आता है यही आपका कंपन। ठीक है, तो देखिए शोर गर्म या ठंडा मौसम्स की वजह से, या इसकी जो वर्किंग आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरा है कंपन। ठीक है, और फिर है इल्यूमिनेशन को बोलते हैं प्रदीपन। ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, प्रदीपन इल्यूमिनेशन मतलब है कि जब आप कहीं पर लाइट से, जैसे यहाँ पर आपने एक लैंप लगा रखा है, इस लैंप से जो रोशनी उत्पन्न हो रही है, ये प्रकाश किसी न किसी तल पर पड़ेगा इधर से। ठीक है, इस तल पर पड़ने के बाद जो घटना उत्पन्न होती है इसको बोलते हैं हम प्रदीपन। अब ये आप समझ सकते हैं कि अगर ये लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो ये आपके आँखों पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, आँखों पर इफेक्ट करेगी तो एक तरीके से ये मनुष्य को थका देती है काम करने से समय। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइट में आपको पता है आंखों में जलन होने से आपको थकावट सी महसूस होती है। तो यही 4 मेंस रीजन हैं जो फिजिकल हजार्ड्स में इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है केमिकल्स में आ जाएगा आपका ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या रेडियोधर्मी पदार्थ। बायोलॉजिकल्स में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ये सारे बायोलॉजिकल में होंगे। फिर होगा, ठीक है ना, फिर से फिजिकल्स पूछा था। फिजिकल्स मतलब भौतिक खतरे के अंदर ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल में आएगा, जैसे आपकी एज बढ़ रही है और आप बहुत टाइम से किसी जगह पर काम कर रहे हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग्स नहीं, अब सैलरी वगैरह या आपका प्रमोशन वगैरह उस टाइप से नहीं हो पा रहा है, तो आप अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उसको भी हम लोग साइकोलॉजिकल हजार्ड में देखते हैं, बढ़ती आयु। दूसरा, बीमार, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, फिर है थकावट। ठीक है, आपको इतना काम मिला हुआ है कि आप उस काम को करके मतलब उस पर जो आपको 100% जहाँ पर आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, उस 100% में से बहुत कम इसका सिर्फ आप 50% काम करने पर ही आप इतना थक जाते हैं कि आपकी फिजिकली कैपेसिटी जो है वो आगे काम करने की नहीं रह जाती। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑक्यूपेशंस हजार्ड के अंदर आती हैं, और जिससे कि प्रोडक्शंस में या किसी भी काम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आता है मैकेनिकल हजार्ड्स में आ जाएगा का जो कंट्रोलिंग्स, हाँ, इक्विपमेंट्स का न होना। ठीक है, एंड अनगार्डिंग्स मशीनरी। ठीक है, मैकेनिकल हजार्ड्स में जैसे यांत्रिक खतरे। ठीक है, सुरक्षा उपकरणों का न होना, सेफ्टी साइन, आपके पास जूते न होना, ग्लव्स न होना या गॉगल्स न होना, ये सब कुछ मैकेनिकल हजार्ड्स में आएंगे। लास्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है इस पूरे उसके लिए, जो आपका ट्रेड के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। अर्थिंग का ना होना, अगर अर्थिंग नहीं होगी तो शॉक लगेगा। लीकेज धारा होना, शॉर्ट सर्किट होना, फ्यूज़ ना होना। ठीक है, फ्यूज़ नहीं होगा तब भी आपको जो जिस सर्किट पर आप काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुला परिपथ, ओपन सर्किट्स होना। ये देखिए कुल 6 या 7 हजार्ड्स थे जो मैंने आपको बताए थे, तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, ठीक है, एंड मैकेनिकल हजार्ड्स और इलेक्ट्रिकल खतरे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस। शायद इस तरीके से समझाने से वीडियो कुछ लॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है 2 ही क्वेश्चंस में, तो मैं आपको ऑप्शन के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि कितना कवर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग्स आगे समझाऊंगा।
विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी द परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एग्जीक्यूशन। अगर आप किसी फायर एग्जीक्यूशन को आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, पुल मतलब होता है खींचना। आपने कभी किसी भी डोर पर लिखा होगा, आप देखिएगा कभी किसी बड़े मॉल वगैरह या बैंक वगैरह में जाते हैं तो उसके दरवाजे में लिखा होता है। बहुत से बार देखा होगा आपने कि पुश, दरवाज़ा पुल से खुलना होता है लेकिन हम उसको पुश कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, पुल मतलब होता है खींचना। अगर आप बाहर को खींच रहे हैं तो उसको पुल बोलेंगे और अंदर को दबा रहे हैं तो उसको पुश बोलेंगे। तो पुल। दूसरा है एम। एम मतलब होता है निशाना यहाँ पे। ठीक है, स्क्वीज मतलब, स्क्वीज मत करने का मतलब है दबाना। ठीक है, और स्वीप घुमाना। तो पुल एम स्क्वीज स्वीप। ठीक है, इसको हम लिखेंगे PASQS। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं PASQS। ठीक है, ये याद करने का तरीका पुल एम स्क्वीज स्वीप, या डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं पुल एम स्क्वीज स्वीप। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। आप मिला लीजिएगा। खींचना, ठीक है ना, खींचना निशान लगाना, और सबसे पहले पुल करेंगे। सबसे पहले उसमें जो पिन लगे रहते हैं उस पिन को खींचेंगे पुल। उसके बाद जहाँ पर हमने आग लगी हुई है उसकी नोजल को उस साइड करेंगे। ठीक है, और तब हम उसको बटन को दबाएंगे और उसके बाद फायर एग्जीक्यूशन को चलाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर होगा, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। नेक्स्ट देखते हैं। इधर है 5S संकल्पना में, जो 5S संकल्पना है, ठीक है ना, देखिए विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रिफियर स्टैंडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडाइजेशन कौन से स्टेप्स में आता है। ये जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है समझाने में, लेकिन आप ध्यान से अगर पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए हम फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट होगा शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन सिट इन ऑर्डर है, आप देख लेने हैं। एक मिनट रुकिए। और तीसरा है साइन, चौथा होता है स्टैंडाइज, स्टैंडाइज, और 5S होता है सस्टेन। ठीक है, तो ये था शॉर्ट, सिट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडाइज और सस्टेन। ये 5S है। 5S में से हमसे पूछ रहा था स्टैंडाइज कौन सा है, तो स्टैंडाइज किस में आएगा, ये है स्टैंडाइज, ये रहा स्टैंडाइज का। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, डी पे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चरण। मैंने आपको 5 के 5 समझा दिए। सबसे पहले शॉर्ट है, फिर सेट इन ऑर्डर है, साइन है, स्टैंडाइज है और सस्टेन है। इसको डीपली समझने के लिए आपको फिर से मैं थ्योरिकल क्लास लगाऊंगा तो उसमें अच्छे से आपको पूरा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लायर इज यूज टू मेकिंग वायर हुक एंड लूप्स। ठीक है, तो वायर हुक और लूप बनाने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं।
तो राउंड नोज प्लायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? राउंड नोज प्लायर। इसमें फ्लैट नोज होता है, लॉन्ग नोज होगा और राउंड नोज होगा। ये बिल्कुल इसका जो नोज जो पकड़ने वाला भाग होगा वो गोलाई में रहेगा। और डायगोनल कटिंग प्लायर्स वायर कटिंग करने के लिए जो होता है। फ्लैट नोज प्लायर उन जगहों पर काम करने के लिए, बहुत संकरी जगहों पर काम करने के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम फ्लैट नोज प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लॉन्ग नोज प्लायर्स डेप्थ में कहीं पर आपको काम करना हो, बहुत कम स्पेस हो वहाँ पे काम करने के लिए, तो लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा विच प्लायर यूज मेकिंग हुक्स। हुक बनाने के लिए आपको पता है कि गोल्स अगर कहीं पर मल्टीमीटर जैसे वोल्टमीटर के पीछे वायर कसना है या कहीं पर किसी चीज़ के लिए भी वायर कसना, नट बोल्ट में लगा करके कसना है, तो वहाँ पर हम किसकी सहायता से हुक बनाएंगे? राउंड नोज प्लायर की सहायता से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर देखता हूँ अगले वीडियो से अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। पिंसर का उपयोग पूछ रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए, ऑप्शन ये है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, और तीसरा है लकड़ी में से पिन और कीलें निकालने के लिए, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। तो यही इसका राइट आंसर है। लकड़ी से कील निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग किया जाता है। और इसी में अगर हैमर पूछे तो क्लोपिन हैमर, क्लोपिन हैमर। ठीक है, क्लोपिन हैमर्स का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पर टूल्स में पूछता है तो प्लायर में पूछता है तो पिंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखने को मिलेगा। फटाफट आंसर में अगर मैं बता दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आंसर कैसे आया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सेफ्टी साइन? अगर इस तरीके का कोई सेफ्टी साइन बना हुआ है तो ये कौन सा सेफ्टी साइन है? सेफ्टी साइन मैंने आपको आगे पूरा ऊपर डिटेल से समझाया था। ठीक है, ये अगर देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी है तो किस में आएगा? इस तरीके का सिंबल अगर बनाया जाता है तो किस में आएगा? देखिए, मैंडेटरी साइंस, आवश्यक चिन्ह है ये। ठीक है, ये मैंडेटरी साइंस में ही इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरीज? मैंने आपको भी बताया था कि वार्निंग साइन जो होते हैं ये ट्रायंगुलर में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका आकृति कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर रहेगा। और ट्रायंगुलर में इसके अंदर येलो कलर रहता है और साइंस ब्लैक कलर का बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आप पूछ रहा है बैकग्राउंड पूछ रहा है तो येलो, अगर साइन पूछता तब ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड पूछा है येलो रहेगा और साइन पूछेगा तो ब्लैक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लगती है तो ये फायर किसके द्वारा बुझाई जाती है? ठीक है, तो इसमें देखो हेलोन टाइप्स है, फॉर्म टाइप है, गैस कार्ट्रिज है और स्टोर्ड प्रेशर टाइप्स है। तो इसका आंसर होगा हेलोन टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर क्लास डी में आती है। ठीक है, थोड़ा सा फायर के बारे में आपको एक्सप्लेन, देखिए इसमें हम देखते हैं फायर्स के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया था, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, हीट एंड ईंधन। ठीक है, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को दहन करना या जलना ही फायर कहलाता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है, जो विभिन्न किसी भी टाइप से अगर होगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 चीज़ें हम चाहिए होती हैं। इसका ट्रायंगुलर इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है,
ठीक है। और इधर फ्यूल, और यहाँ पे हीट, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इन तीन चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी नहीं है तो आग नहीं लगती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ फायर। लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप समझिए। टाइप्स ऑफ फायर में आएगा क्लास ए की फायर, ठीक है। क्लास ए, क्लास ए में कौन कौन सा आएगा? लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट। लकड़ी मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, ये सारी जो आग आती है किस में आएगी? क्लास ए में आएगी, ठीक है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? जो कोल्ड वाटर होता है उसकी जल से फव्वारे से पानी डालते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर को फव्वारे की छत से डालते हैं, ठीक है, या कोई भी केमिकल्स हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्लास बी। क्लास बी के अंदर आते हैं ठोस द्रव में लगी हुई आग, ठीक है। जैसे मिट्टी का, ठीक है ना, जैसे हो गया मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, या इन तीनों चीज़ों में लगी हुई आग को किसके अंदर रखेंगे? क्लास बी में रखेंगे। क्लास बी में जब यहाँ पे देखिए, फिर इसको बुझाने के लिए इस प्रकार का उपयोग करते हैं CO2। क्लास बी के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? क्लास बी लिख देता हूँ, क्लास बी के लिए CO2 फायर का प्रयोग करेंगे। क्लास बी के लिए CO2 फायर प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इस तरीके का जो फायर होती है इसको पानी से बुझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर आता है क्लास सी फायर। क्लास सी, क्लास सी के लिए, क्लास सी में कौन कौन सी फायर इंक्लूड करते हैं? जैसे LPG में लगी हुई आग या CNG में लगी हुई आग, ठीक है। तो में इनको बुझाने के लिए भी CO2 का प्रयोग किया जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्लास डी में भी दहनशील धात्विक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि, इन चीज़ों में जो आग लगती है, ठीक है, वो क्लास डी में रखी जाती है। और ठीक है, और इलेक्ट्रिकल्स फायर को भी क्लास डी पे ही रखा जाता है। तो इसके लिए यूज होता है CO2 और CTC या हलोन्स टाइप। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हलोन्स ही रहेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग CTC भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट निपटाना विधि जो गर्मी पैदा करती है उसको क्या बोलते हैं? Which is the waste disposal method that produce heat, ठीक है। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी जो गर्मी पैदा करती है? Which is waste disposal method that produce heat, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भस्मीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which personal protective equipments PPE is used for protection from fumes? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हैं? PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। अगर धुआं कहीं पे फ्यूम है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोज मास्क का आंसर होगा, ठीक है। ईयर प्लग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है कंपनियों में, अगर कहीं पर वो इसने मास्क लिख दिया है, प्लग होगा। ईयर प्लग का प्रयोग किया जाता है जैसे स्विमिंग करने में, या कंपनी में बहुत ज़्यादा शोर है, वहाँ पर आपको बहुत काम करने में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पर आप ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है BIS का पूरा नाम। BIS का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ, ये रहा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की फुल फॉर्म है। ISI का पूछेगा तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होगा। NEC का पूछेगा तो नेशनल इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। HWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। EWG अमेरिकन वायर गेज होता है। इलेक्ट्रिकल्स में इन चीज़ों को पूछा जाता है। फुल फॉर्म्स: PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड,
VIR वल्कनाइज इंडियन रबड़, ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। ACSR में ही एक ही जगह एस दे देता है, एक ही जगह सी दे देता है, कभी सी है ये कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, इस तरीके से आता है। या ये CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTS कैप टफ रबड़ सीथर्ड, ठीक है, इन चीज़ों को देख लेना। ECE होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, ये कुछ फुल फॉर्म है, यहाँ पर अभी लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको देखना तो आप वीडियो स्लो कर करके आप आवाज़ सुन करके उन चीज़ों को लिख सकते हैं। या आप एक बार इसको ऐसे भी रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट टू मूव हैवी वेट लोड, भारी सामान उठाते वक्त स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी सामान उठाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो भारी सामान उठाने के लिए आपको इसको देख कर ही इसके समझ में आ रहा है, जब भी कहीं पर एक भारी वस्तुएं उठानी होती है तो हम क्रेन्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं भी कोई पर गाड़ी वगैरह फंसी हुई है या कोई भी सामान इधर से उधर उठा करके रखना है, भारी सामान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखा होगा आपने, तो इसको किसके द्वारा रखा जाता है, क्रेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टार्विंग एग्जीक्यूशन ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए स्टार्विंग क्या होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्मूथरिंग बताया था, उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगर आप जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन हटा रहे थे, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक है, अगर वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, रिमूविंग ऑक्सीजन एलिमेंट फ्रॉम द फायर, वो था स्मूथरिंग। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे देखिए स्टार्विंग मतलब होता है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर। देखिए, अगर ऑक्सीजन रिमूव करने की बात करेगा, जैसे यहाँ पर हमने अभी बोला था कि ये वाला, इसमें समझा देता हूँ फिर से एक बार, देखिए, ठीक है, इधर ऑक्सीजन हो रहता है, इधर ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्यूल था, ट्रायंगल बनाया हुआ है, फ्यूल है, और यहाँ पे क्या है, हीट, ठीक है। यहाँ पे था, लिख देता हूँ, यहाँ पे था हीट, ठीक है। तो ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये ट्रायंगुलर है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। इसमें से ऑक्सीजन हटाने की प्रोसेस जो होती है वो स्मूथरिंग कहलाती है, और फ्यूल हटाने की प्रोसेस क्या होता है, स्टार्विंग कहलाती है, ठीक है। रिमूविंग फ्रॉम एलिमेंट रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, क्या, किस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार्विंग बोलेंगे। रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट्स फ्रॉम द फायर, इंग्लिश में आप, अगर हिंदी में आपको डाउट रहे तो इंग्लिश में ही देखिए, ठीक है ना। जो फ्यूल से अगर एलिमेंट्स, इन तीनों में से अगर फ्यूल हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। इन तीनों से ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, तीनों में से एक चीज़ भी हटा दोगे तो आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हटाने कर आग बुझाने को स्मूथरिंग बोलते हैं, और फ्यूल को हटा के आग बुझाने की प्रोसेस को स्टार्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस PPE किट है, इस PPE किट का क्या नाम है, ठीक है। ये रहा आपको क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस PPE किट, इसका आंसर होगा हैंड स्क्रीन्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, सेव लॉट ऑफ वेस्ट, सेव ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, फर्स्ट है जमीन भरना, लैंडफिल, ठीक है, और दूसरा है रिसाइकलिंग, तीसरा है
इंसिनरेशन भस्मीकरण, और कंपोजिंग खाद डालना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिसाइकलिंग। ठीक है, जो अगर आपसे पूछता है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, तो रिसाइकलिंग जो एक प्रोसेस है उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म द विक्टिम विद इंजरी ऑन द चेस्ट एंड बेली। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट मेथड है सैपर मेथड। सैपर विधि में क्या करते हैं, सैपर विधि में आदमी को ये पूछ रहा है कि छाती और पेट में चोट है, तो इस विधि में तो छाती और पेट के बल ही लिटाते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, और मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ मेथड। ठीक है ना, माउथ टू माउथ मेथड में भी आप इसको, माउथ टू माउथ मेथड्स में पीठ के बल से लिटाएंगे। ठीक है, माउथ टू नोथ मेथड्स लगभग लिटाने का तरीका सेम है, बस इसमें ईयर जो है मुंह से देंगे और इसमें नाक से देंगे। तो इसका आंसर होगा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। ठीक है, तो राइट आंसर डी है। सैपर विधि में आप उसको चेस्ट के बल लिटा करके दो विधियां आती हैं इसमें। ठीक है, एक को मैं बस उसको जो प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देने का तरीका बदल जाता है। सैपर विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हों या पीठ पर चोट लगी हो, और उसको पेट के बल लिटाया जाता है और सिर में किसी एक करवट कर दिया जाता है, जिससे पीड़ित के सीने और निचला भाग में रखकर उसको आराम से ऑक्सीजन दिया जा सके। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं। ठीक, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आते हैं, सिल्वर्स्टर मेथड, सैपर मेथड, मुंह से मुंह माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह हवा भरना, या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस। जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस में एक रबड़ की थैली के रूप में एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मनुष्य को सांस देते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड बोला जाता है। देखते हैं अगला, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार्ड इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन। किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए कारक संक्रामक हो सकता है। ठीक है, तो इसका होगा, मैंने आपको अभी भी ऑक्यूपेशन हजार्ड्स के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर है बी, बायोलॉजिकल्स हजार्ड। ये सब जितना भी है, इस चार के चार ऑप्शन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो अब दोबारा समझा ना। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोबारा वीडियो पीछे करके, अगर समझ में नहीं आया। व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टूल्स, इस औजार का क्या उपयोग है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था ऊपर कि पिंसर का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, पिंसर अगर जिसने नहीं देखा है, ये रहा पिंसर। इसका प्रयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। लकड़ी से कील निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो वहाँ पर क्लोपिन हैमर की भी बात आई थी, लकड़ी से कील निकालने के लिए क्लोपिन हैमर या पिंसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह से पूरी तरह बंद हो जाए, मुंह उसका पूरी तरह बंद हो जाएगा। पेट में अधिक सूजन है, होंठों के चारों ओर नीला होना। देखो ये ऑप्शन जो है ये सटीक है यहाँ पे। ठीक है, हाउ विल यू डिगोनाइज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक
अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो होठों, उसके होठों के चारों ओर जो है वो उसका कलर चेंज होता है, होंठ नीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What immediate action should be taken to rescue the victims if he is still in contact with the electricals? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि अभी वो विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप का है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को शॉक लग जाता है तो उसको, और वो अभी चिपका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, उसे छुड़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? तो हाथों के द्वारा खींचे और धक्का दे। फर्स्ट ऑप्शन है पुल एंड पुश हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट बाय हैंड्स, रॉन्ग है। अगर आप उसको शॉक लगा हुआ है, आप उसको छुएंगे तो आप भी चिपक जाएंगे। ठीक है, अगला है इन्फॉर्म यूर अथॉरिटी अबाउट द इलेक्ट्रिकल शॉक। देखो, अगर किसी को शॉक लगा हुआ है और आप फ़ोन करने जा रहे हैं अपने मैनेजर को या ऊपर प्लांट हेड को, तो तब तक तो शॉक लग करके उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये मेथड भी रॉन्ग है। अगला देखते हैं, कॉल समवन फॉर हेल्पिंग ऑफ रिमूवल हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। कॉल समवन फ्रॉम सॉरी कॉल समवन फॉर कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति चिपकता है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करके अपनी उसकी हेल्प करने के लिए बुलाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाया जाना। जब तक आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे और वो वहाँ पर पहुँचेगा तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी ना। तो ये तीनों रीजन्स क्या हैं? रॉन्ग है। अगला आप देखते हैं, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर कभी भी किसी व्यक्ति को शॉक लगता है तो सबसे पहले मेंस की सप्लाई को बंद करना। अगर मेन की से सप्लाई बंद होगी और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने से ये खुद ही छूट जाएगा। या हो सकता है कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर शॉक लगा हो उधर से आपका जो मेन स्विच है या मेन सप्लाई काटने का जरिया है वो बहुत दूर है, इतना डिस्टेंस तय करने तक ये व्यक्ति यहाँ पर जहाँ शॉक लगा है यहाँ इस डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक सूखी लकड़ी की सहायता से इसका हाथ जहाँ पर चिपका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से उसको हटा देना। ठीक है, या रबड़ की सहायता से, सूखी लकड़ी की सहायता से, मतलब ऐसा मटेरियल यूज करना है जो इलेक्ट्रिसिटी का एज ए इंसुलेटर काम करता हो, एज ए कंडक्टर काम ना करे। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉर्डिनरी साइंस? इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है? अभी तक इसके बारे में 2 बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर क्वेश्चंस में। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये वार्निंग साइन है और वार्निंग साइंस का इसमें है विद्यालय, इसका होगा पैदल क्रॉसिंग्स। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या था इसको? विच इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजरी ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग्स। यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी हुई है तो उसके लिए गोल्डन आवर का समय कितना होगा? यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को, देखते हैं, किसी पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी हुई है तो उसके लिए गोल्डन आवर का समय कितना रहता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट का 30 मिनट। ठीक है, ये गोल्डन आवर की काम करता है, मतलब ये उसके लिए बहुत कीमती समय। इस 30 मिनट में अगर उसको इलाज मिल गया तो वो बच जाएगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर किसी व्यक्ति को सिर में इंजरी हुई है तो उसके लिए गोल्डन आवर कितना है? तो फर्स्ट लिस्ट में 30 मिनट्स उसके लिए गोल्डन आवर का टाइम रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशंस ऑफ विक्टिम इज रेफर टू एज अ कोमा स्टेज। पीड़ित की कौन सी स्थिति
को कोमा कहा जाता है? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन था बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। अगर उत्तर दे रहा है तो कोमा नहीं हुआ, ना ही वो बेहोश होगा। अगर बेहोश है तो वो उत्तर ही नहीं देगा। ठीक है, होश में इसी तरीके से आप चारों ऑप्शन को पढ़ करके गैस कर सकते हैं। ये एक तरीका है क्वेश्चंस को समझने का। ऑप्शन समझें, उसके बाद उसमें टिक लगाएं। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसको साइंस ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल। होश में रहना पर बुलावे पर उत्तर न देना। होश में रहना पर बुलावे पर उत्तर न देना। ठीक है, ये भी रॉन्ग आंसर है। अगर उसको होश है तो वो कोमा नहीं है। ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल्स। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ये भी गलत है। पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। हाँ, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 28 का डी है। ठीक है, आज हमने 28 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, लेकिन इस 28 क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत इतनी डीपली जितना भी पॉसिबल हो सकता था हर ऑप्शन से क्वेश्चंस करा रखे हैं। बस अब आपको ये वीडियोस शेयर करना है और थोड़ा पेशेंस बना करके वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, इसका महत्व समझ में आएगा। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।